मैं डॉक्टर किरण एक्का आज बॉमॉल का बिक्री अधिकतम मॉडल पर चर्चा करूंगी। मॉडल के अंतर्गत मॉडल की मान्यताएं, बिक्री को अधिकतम करने के कारण, कीमत तथा उत्पादन का निर्धारण, बॉमॉल के मॉडल की श्रेष्ठता और उसकी आलोचना आदि पर चर्चा करूंगी। अब देखते हैं बॉमॉल का मॉडल किन किन मान्यताओं पर आधारित है। पहली मान्यता है एक समय अवधि होना चाहिए। दूसरी है फर्म अल्पाधिकारी होना चाहिए। तीसरा, फर्म का लक्ष्य कुल बिक्री और आय को बढ़ाना है। चौथी मान्यता है बिक्री को अधिकतम करने के लिए न्यूनतम लाभ प्राप्त करना आवश्यक है। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर उन्होंने अपने मॉडल की व्याख्या की है। बिक्री अधिकतम मॉडल लाभ अधिकतम करने के मॉडल का एक विकल्प है, जिसका प्रतिपादन अमेरिकन अर्थशास्त्री प्रोफेसर विलियम जैक बॉमॉल ने अपनी पुस्तक बिजनेस बिहेवियर, वैल्यू एंड ग्रोथ में किया है। बॉमॉल की लाभ अधिकतम करने की विचारधारा को आय अधिकतम सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। देखते हैं मॉडल की मुख्य बातें कौन कौन सी हैं। अब तक हमने फर्म के संतुलन विश्लेषण में पढ़ा है। यह मान्यता मानी थी कि उद्यमी सदैव अपने लाभ को अधिकतम करना चाहता है। ऐसे ही उद्यमी को विवेकशील कहा गया था, किंतु अमेरिकन अर्थशास्त्री प्रोफेसर डब्ल्यू.जे. बॉमॉल ने लाभ अधिकतम करने की मान्यता को चुनौती दी और बताया कि फर्म के लिए लाभ अधिकतम करना अंतिम उद्देश्य नहीं होता, किंतु फर्म का मुख्य प्रयास अपनी बिक्री को अधिकतम करना होता है। इसके बाद उन्होंने ये बताया है कि बिक्री अधिकतम करने का क्या तात्पर्य है। बॉमॉल का बिक्री अधिकतम करने से तात्पर्य बिक्री की भौतिक मात्रा को अधिकतम करने से नहीं, बल्कि बिक्री से प्राप्त कुल आगम अर्थात की गई बिक्री के मौद्रिक मूल्य को अधिकतम करने से है। प्रोफेसर बॉमॉल के मॉडल अनुसार उद्यमी हमेशा अपनी बिक्री को बढ़ाने का प्रयास करता है, किंतु उसके इस प्रयास में उसे न्यूनतम लाभ स्तर की प्राप्ति आवश्यक है, ताकि वह उत्पादन क्रिया को जारी रख सके। ये जो न्यूनतम लाभ स्तर है, इसको सामान्य रूप से परिभाषित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये न्यूनतम लाभ स्तर भिन्न भिन्न फर्मों के लिए भिन्न भिन्न हो सकता है। तेजी और मंदी की स्थिति में, या ये कहें कि समृद्धि और अवसाद की स्थितियों में न्यूनतम लाभ स्तर भी बदल जाता है। इसके निर्धारण में अनेक तत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनमें शेयर धारकों को दिया गया लाभांश, पुनर्विनियोग के लिए आवश्यक धनराशि एवं वित्तीय सुरक्षा के लिए आवश्यक धनराशि आदि प्रमुख हैं। इस तरह हम देख सकते हैं कि बॉमॉल के अनुसार फर्म का उद्देश्य बिक्री या आय को अधिकतम करना होता है, जिसके लिए न्यूनतम लाभ प्राप्त करना भी आवश्यक शर्त है। उन्होंने एक सामान्य अल्पाधिकारी के उद्देश्य का वर्णन इस प्रकार से किया है: न्यूनतम लाभ के साथ बिक्री को अधिकतम करना। अब देखते हैं ऐसे कौन से कारण हैं जिनके कारण बॉमॉल कहते हैं कि फर्म का उद्देश्य बिक्री अधिकतम करना होता है। यहाँ बहुत से कारण दिए गए हैं। जैसे पहला है, वित्तीय संस्थाएं किसी भी फर्म की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन सामान्यतः उसकी बिक्री में वृद्धि से करती हैं। दूसरा है, एक प्रतियोगी बाजार में किसी फर्म की निरंतर गिरती हुई बिक्री उसकी साख पर बुरा प्रभाव डालती है, इसलिए बिक्री को बढ़ाना चाहिए। तीसरा है, उन कंपनियों में जहां प्रबंध व स्वामित्व में अंतर होता है, बिक्री का स्तर लाभ के स्तर की अपेक्षा
प्रबंधकीय कुशलता का अधिक अच्छा मापदंड होता है। चौथा है बढ़ती हुई बिक्री से फर्म के प्रतिस्पर्धात्मक मनोबल में वृद्धि होती है। और पांचवा है समय परिवर्तन के साथ साथ लाभ में भी परिवर्तन होता रहता है, अतः एक प्रबंधक के लिए लाभ की तुलना में बिक्री अधिकतम करना अधिक सरल है। अब आते हैं कीमत तथा उत्पादन निर्धारण पर। बॉमोल का जो मॉडल है उसको एक रेखा चित्र की सहायता से समझ सकते हैं। रेखा चित्र में देख रहे हैं OX अक्ष पर उत्पादन को लिया गया है, OY अक्ष पर कुल आय, कुल लागत तथा कुल लाभ को लिया गया है। TR कुल आय को बता रहा है, TC कुल लागत को और TP कुल लाभ को बता रहा है। कुल लाभ विभिन्न उत्पादन स्तरों पर TR तथा TC वक्रों के अंतर को दर्शाता है, जिसे दोनों वक्रों के मध्य लंबवत दूरी के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। अब देखते हैं यदि फर्म का उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना होता तो फर्म OX1 मात्रा का उत्पादन करती। इसका कारण यह है कि OX1 उत्पादन पर TP सबसे अधिक है, किंतु प्रोफेसर बॉमोल के अनुसार फर्म का उद्देश्य कुल आगम को अधिकतम करना है, इसलिए फर्म OX3 का उत्पादन करेगी, क्योंकि OX3 उत्पादन पर TR अधिकतम है जो R2X3 के बराबर है। ऐसी स्थिति में कुल लाभ KX3 के बराबर है। प्रोफेसर बॉमोल के अनुसार फर्म अपनी बिक्री या आगम को अधिकतम करने के साथ साथ एक न्यूनतम लाभ स्तर भी प्राप्त करना चाहती है। यहाँ ये मान लेते हैं कि फर्म के लिए न्यूनतम लाभ स्तर OP या XE है, तो फर्म न्यूनतम लाभ स्तर प्राप्त करते हुए अधिकतम आगम OX उत्पादन स्तर पर प्राप्त कर सकती है, क्योंकि न्यूनतम लाभ रेखा TP वक्र को E बिंदु पर काटती है। OX उत्पादन स्तर पर TR बराबर R1X है, जो अधिकतम कुल आगम R2X3 से कम है, किंतु न्यूनतम लाभ स्तर OP के साथ फर्म OX उत्पादन करते हुए कुल आगम R1X ही प्राप्त कर सकती है। बाईं तरफ हम लोग देख सकते हैं चित्र के कि फर्म OX2 उत्पादन करके भी न्यूनतम लाभ स्तर को प्राप्त कर सकती है, किंतु OX2 उत्पादन स्तर पर प्राप्त कुल आगम R3X2 है, जो OX उत्पादन स्तर पर प्राप्त होने वाले कुल आगम R1X से कम है। अतः फर्म OX2 मात्रा का उत्पादन ना करके OX मात्रा का उत्पादन करेगी, जहां उसे न्यूनतम लाभ प्राप्ति के प्रतिबंध के साथ अधिकतम लाभ मिल रहा है। उत्पादन मात्रा OX पर प्राप्त आगम R1X की सहायता से वस्तु की कीमत भी प्राप्त की जा सकती है। उत्पादन स्तर OX पर कीमत निकालने के लिए प्राप्त कुल आगम में उत्पादन का भाग देना पड़ेगा, जहां हम लोग देख सकते हैं R1X अपॉन OX। इसी तरह उत्पादन स्तर OX1 पर भी कीमत ज्ञात कर सकते हैं, R4X1 अपॉन OX1, जो कि लाभ अधिकतमीकरण मॉडल के आधार पर उत्पादन स्तर को बता रहा है। दोनों कीमतों को देखते हुए निष्कर्ष पर आते हैं कि OX उत्पादन स्तर पर कीमत स्तर OX1 उत्पादन स्तर की कीमत से कम है। इस प्रकार बॉमोल के बिक्री अधिकतम मॉडल में उत्पादन का स्तर बढ़ता है, किंतु कीमत कम होती है। आते हैं
बॉमॉल के मॉडल की श्रेष्ठता पर बहुत सारे ऐसे कारण दिए हुए हैं जिनके आधार पर कहा जा सकता है कि बॉमॉल का मॉडल लाभ अधिकतमीकरण मॉडल से श्रेष्ठ है। जैसे किसी फर्म की बिक्री का अधिकतम होना बाजार में उसकी मजबूत स्थिति का प्रतीक होता है। इसी तरह वित्तीय संस्थाएं जब किसी फर्म को ऋण देना चाहती हैं तो उसकी बिक्री को ध्यान में रखती हैं। जिस फर्म की बिक्री अधिक होती है उसे ऋण मिलने की संभावना अधिक होती है। तीसरा है बिक्री का अधिकतम होना प्रबंधक की योग्यता का प्रतीक माना जाता है। फर्म के प्रबंधक इस बात के लिए प्रयत्नशील रहते हैं कि लाभ के एक सामान्य या न्यूनतम स्तर को प्राप्त करने के बाद फर्म की बिक्री को अधिकतम करें। चौथा है इस मॉडल से ये पता चलता है कि बिक्री अधिकतमीकरण उत्पादन लाभ अधिकतमीकरण उत्पादन से अधिक होता है जबकि मूल्य कम होता है। लाभ अधिकतम करने वाली फर्म की तुलना में प्रोफेसर बॉमॉल की बिक्री अधिकतम करने वाली फर्म अधिक वास्तविक है, क्योंकि बॉमॉल की फर्म स्थिर लागत के परिवर्तन का ध्यान रखती है। लाभ अधिकतम करने की परिकल्पना में ये मान्यता है कि स्थिर लागत का परिवर्तन उत्पादन स्तर को प्रभावित नहीं करता, किंतु प्रोफेसर बॉमॉल की परिकल्पना में ये मान लिया गया है कि यदि अल्पकाल में स्थिर लागत में वृद्धि की जाती है तो बिक्री अधिकतम करने वाली फर्म कीमत को बढ़ाकर उत्पादन को घटा देगी। रेखा चित्र के माध्यम से इसको समझा जा सकता है। रेखा चित्र में TP0 आरंभिक कुल लाभ वक्र है और TP1 परिवर्तित कुल लाभ वक्र है। लाभ अधिकतम मॉडल के अनुसार एक फर्म आरंभिक कुल लाभ रेखा TP0 के साथ OQ का उत्पादन करेगी, क्योंकि यहाँ पे कुल लाभ अधिकतम है जो कि KQ के बराबर है। जबकि प्रोफेसर बॉमॉल के मॉडल अनुसार आरंभिक कुल लाभ वक्र TP0 पर न्यूनतम लाभ स्तर प्राप्त करते हुए फर्म OQ0 उत्पादन करेगी। मान लिया अब सरकार एक मुश्त कर के रूप में KT के बराबर कर लगा देती है, जो फर्म के लिए एक स्थिर लागत जैसा होगा। KT के बराबर स्थिर लागत के कारण फर्म का कुल लाभ वक्र TP1 हो जाता है, जिस पर फर्म उसी न्यूनतम लाभ स्तर के साथ केवल OQ1 की मात्रा की बिक्री कर रही है या उत्पादन कर रही है। इस तरह कुल लाभ में परिवर्तन होने पर भी लाभ अधिकतमीकरण उत्पादन OQ पर ही स्थिर रहता है, जबकि प्रोफेसर बॉमॉल के मॉडल में उत्पादन परिवर्तित हो जाता है, जो वास्तविकता के अधिक निकट है। अगला पॉइंट है, प्रोफेसर बॉमॉल के अनुसार जब फर्म एक साथ एक से अधिक वस्तुओं का उत्पादन करती हैं, तब बिक्री अधिकतम करने वाली फर्म कम लाभकारी आगतों तथा उत्पादनों को छोड़ सकती है, जबकि लाभ अधिकतम करने वाली फर्म के लिए यह संभव नहीं होता है। अगला है, लाभ अधिकतमीकरण परिकल्पना में फर्म के व्यवहार को विवेकशील माना गया है, जबकि वास्तविक व्यवहार में फर्म सदैव विवेकशील नहीं होती। इसके विपरीत बिक्री अधिकतम करने वाली फर्म सदैव न्यूनतम लाभ स्तर को प्राप्त करती हुई अपनी बिक्री को अधिकतम करने की चेष्टा के कारण संतोषजनक व्यवहार करती है। अब आते हैं प्रोफेसर बॉमॉल की परिकल्पना की आलोचना पर। कुछ विद्वानों ने इस मॉडल की आलोचना की है, जैसे अर्थशास्त्री रोजेनबर्ग ने प्रोफेसर बॉमॉल की परिकल्पना की न्यूनतम लाभ स्तर की मान्यता के आधार पर आलोचना की। उनके अनुसार न्यूनतम लाभ स्तर का निर्धारण एक कठिन कार्य है, जिसके लिए प्रोफेसर बॉमॉल ने कोई वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत नहीं किया है। दूसरी आलोचना में कहा गया है, प्रोफेसर बॉमॉल की परिकल्पना अल्पाधिकारी फर्मों की पारस्परिक कीमत निर्भरता की वास्तविकता की उपेक्षा करती है।
इसी तरह प्रोफेसर फर्गुसन एवं प्रोफेसर क्रैप्स प्रोफेसर बॉमॉल की बिक्री अधिकतमीकरण परिकल्पना को लाभ अधिकतमीकरण सिद्धांत का एक विकल्प मानते हैं। उनके विचार में अनेक विकसित विकल्पों में से बॉमॉल की परिकल्पना को एक बड़ा लाभ प्राप्त है। यह वास्तव में पुराने मॉडलों का संशोधन करता है, साथ ही यह सामान्य वैज्ञानिक विश्लेषण को संभव बनाता है। इन सभी आलोचनाओं के बावजूद प्रोफेसर बॉमॉल का बिक्री अधिकतमीकरण मॉडल लाभ अधिकतमीकरण सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण विकल्प है तथा हमें वास्तविकता के अधिक निकट ले आता है, क्योंकि वास्तविक जगत में व्यावसायिक व्यवहार की व्याख्या लाभ अधिकतम सिद्धांत की अपेक्षा अधिक अच्छी प्रकार से करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रबंधकीय अभिप्रेरणाओं को अंतर्दृष्टि प्रदान करने के अतिरिक्त बॉमॉल का मॉडल विज्ञापन और गैर कीमत प्रतियोगिता को भली भांति सम्मिलित करके लाभ अधिकतम सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण विकल्प प्रस्तुत करता है।